कल हमने स्टार्ट किया था पर्सनालिटी का चैप्टर 10th चैप्टर, जिसमें हमने पहले स्टेज थ्योरी देखी थी, किस तरह से पर्सनालिटी पे बात होना शुरू हुई। आज हमने उसी को कंटिन्यू करना है और ट्रेड थ्योरीज क्या कहती हैं कि किस तरह से पर्सनालिटीज़ डेवलप होती हैं। ट्रेड थ्योरीज क्या है, इनका ये मानना है कि हम लोगों की पर्सनालिटी को उनकी जो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो ट्रेड्स होती हैं, उसके थ्रू हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं लोगों की पर्सनालिटीज़ को। So we can describe people's personalities by specifying their main characteristics और traits। अब ये characteristics या traits क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी है, लेजीनेस है, एम्बिशन है, तो ये सारी क्या है? मेन characteristics हैं। या फ्रेंडली है, तो हम किसी को भी कह देते हैं कि फलां बंदा कैसा है, वो बड़ा ऑनेस्ट है। वो फलां आपको कैसा लगता है, वो बड़ा बहुत ही लेजी है। तो हम क्या कहते हैं, एक वर्ड के थ्रू हम उनकी पर्सनैलिटी को एक मेन कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट उठाते हैं और उस पूरे पर्सन को डिस्क्राइब कर देते हैं। ये है हमारे पास ट्रेड थ्योरीज, कुछ इस तरह से हमारे पास बात करती है। इसी तरह से हम कहते हैं कि कोई बंदा है, वो आपसे बहुत अच्छे से मिलता है और डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट टाइम्स में, जिसकी तरह जहाँ भी आप उसे मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि वो बंदा बहुत फ्रेंडली है। चाहे आप उसे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम, कहाँ कहीं भी मिल लें, वो बहुत फ्रेंडली है। वो आपसे हंस के बात करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, सोशलाइज्ड हैं, तो वो क्या है? फ्रेंडली हैं। इसी तरह से ट्रेड थेरीज जो हैं, उनका ये मानना है कि कुछ बेसिक सेट्स होते हैं ट्रेड्स के, जिनको हम डिफरेंट लोगों की पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह की जो बिलीफ है, सच अ बिलीफ कैरेक्टराइजेस एज नोमोथेटिक अप्रोच। तो इस तरह की अप्रोच को हम क्या कहते हैं? नोमोथेटिक अप्रोच। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हैंस एज़निक। इनका ये बिलीव है कि अगर हम तमाम जितने भी लोग हैं उनको हम इंट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट स्केल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर्सनालिटीज़ को हम कहते हैं कि या तो ये एक्सट्रोवर्जन है या फिर इंट्रोवर्जन है, या मतलब स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। तो ये स्केल्स हैं, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन एंड स्टेबल अनस्टेबल स्केल्स। इन स्केल्स के थ्रू हम लोगों की पर्सनालिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस अप्रोच को क्या कहते हैं? नोमोथेटिक अप्रोच। इसी तरह से हमारे पास एक और साइकोलॉजिस्ट है जिसको हम कहते हैं रेमंड कैटल। इन्होंने एक स्केल डेवलप किया जो आप सबको पता होगा, 16 PF, जिसको हम 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स कहते हैं। ये कहते हैं कि इनका ये मानना है कि बेसिकली 16 बेसिक ट्रेड्स होती हैं तमाम पीपल में, जो उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं कि कम होती है वो ट्रेड या फिर ज़्यादा होती है या मॉडरेट लेवल की होती है। फिर इसी तरह से रिसेंटली जो रिसर्च हुई वो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्री ने की। इन्होंने कहा कि पर्सनालिटी को हम बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स के थ्रू हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर्सनालिटी ट्रेड्स को। अब इन ये वाली बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स कौन सी हैं? ये हैं एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, कंसेंट्रेशनेस, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई उसको इस लफ्ज़ को बोलता है कंसेंट्रेशनेस, कोई कहता है कॉन्शियसनेस। तो इन दोनों को डिफरेंट लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन है। इसको कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं, यहाँ पे कंसेंट्रेशनेस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड है हमारे पास ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी को हम न्यूरोटिसिज्म भी कहते हैं। और इन सारी बिग 5 पर्सनालिटीज़ को अगर हम एक साथ इकट्ठा करें तो वर्ड बनता है ओशन, OCEAN, ओशन। अगर हम ओशन के थ्रू इनको याद करें तो O मीन्स ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास C मीन कॉन्शियसनेस, E मीन कहेंगे एक्स्ट्रावर्जन, E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस एंड N मीन न्यूरोटिसिज्म या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये ऑप्शंस में हम इसको फिर इस तरह से याद करेंगे। एक वर्ड आ गया हमारे पास OCEAN, और फिर उसी तरतीब से हमारे पास ये सारे पर्सनालिटी के ये जो 5 ट्रेड्स हैं ये फिर उसके अंदर आ जाएंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ट्रेड्स दी हुई हैं इनमें से कौन सी ट्रेड बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड में इंक्लूडेड नहीं है। तो वो फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर सारी डिफरेंट दी होती हैं और कोई एक होती है जो इस बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेड्स में इंक्लूड होती है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि है या फिर नहीं है। तो आपने इन ट्रेड्स को याद रख लेना। इसी तरह 16 PF में कौन कौन से स्केल्स हैं वो भी याद करने होते हैं। एक्स्ट्रावर्जन मीन, जैसे कि एक्स्ट्रावर्जन का हमें पता है कि दैट रेफर्स टू आउटगोइंग और शाय समवन। जो एक्स्ट्रावर्जन है वो बड़ा आउटगोइंग होगा या कुछ हद तक शाय होगा। एग्रीएबलनेस ये है कि वो कुछ भी काम करें तो वो बहुत इजी होता है उनके लिए काम करना, और वो किसी भी लोग जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ बड़ा इजीली एग्री कर लेते हैं और उनको डिसअपॉइंट नहीं करते जल्दी। सो इसी तरह जो कॉन्शियसनेस जिन लोगों में हाई होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्यूरियोसिटी इनमें देखने में मिलेगी। विलिंगनेस होते हैं कोई भी न्यू थिंग ट्राई करने में।
फाइनली हमारे पास इमोशनल स्टेबिलिटी है। इसमें भी क्या है कि इसमें पर्सन का मूड मैटर करता है कि वो इमोशनली कितना स्टेबल है, कि डिफरेंट सिचुएशन में जब उनको लेके जाते हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो उनका मूड किस हद तक स्टेबल रहता है। तो वो डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके उनसे पूछते हैं कि इस मूड में इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इसमें कैसे, तो वो फिर वहाँ पे उनकी मूड कंसिस्टेंसी शो होती है कि वो इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं है। फिर कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो काफ़ी हैरान हैं कि इतनी हमारे पास इतनी ज़्यादा लोगों की पर्सनालिटीज़ हैं, तो हम इतने वास्ट नंबर जो डिफरेंट टर्म्स हैं, वास्ट नंबर है हमारे पास, हम इसको किस तरह एक जस्ट 16 या 5 बेसिक ट्रेड्स के थ्रू उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी फैक्टर एनालिसिस के। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं, और इसमें रिसर्चर क्या करते हैं, कोरिलेशन फाइंड करता है डिफरेंट ट्रेड्स के दरमियान। और इसमें जो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो एक साथ क्लस्टर हो जाते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उन क्लस्टर को वो एक नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखा उन्होंने ट्रेड्स के दरमियान, जैसे कि पंचुअलिटी है, डिलीजेंस है, नीटनेस है। तो इसमें अब क्या करेगा कि इन सब को मिला के वो एक कॉमन फैक्टर, इनको एक नाम दे देंगे, और वो क्या नाम देंगे, कॉन्शियसनेस, कि इस बंदे को सही और गलत की पहचान है, और इस नीटनेस है, ऑर्गेनाइज्ड है, पंचुअल है, हार्ड वर्किंग है। तो वो सारी ट्रेड्स में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिला इन सारे फैक्टर्स में, उन सारे फैक्टर्स को मिला के उन्होंने उसका एक नाम रख दिया, कॉन्शियसनेस। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। फिर इसी तरह से हमारे पास दूसरे ट्रेड थेरिस्ट हैं जिनको हम कहते हैं जी आइडियोग्राफिक थेरिस्ट। इन्होंने भी सेम सेट यूज़ किया, टर्म्स यूज़ की, ताकि वो जो लोगों की पर्सनालिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। अब इन्होंने क्या किया, रेदर देन आर्ग्यू ईच पर्सन्स नीड टू बी सीन इन टर्म्स ऑफ व्हाट फ्यू ट्रेड्स बेस्ट कैरेक्टराइज हिज और हर यूनिक सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, while honesty may be a very important trait in describing one person, it may not be at all important in describing someone else। कि ऐसी चीज़ जो हम एक पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर हम कह रहे हैं कि एक बंदा ऑनेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दूसरे बंदे को भी ऑनेस्ट कह रहे हैं तो उसमें भी ऑनेस्टी की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि हमें पहले बंदे में मिली। तो उसमें हमें अब कुछ डिफरेंट ट्रेड्स मिलेंगे जिसको हम ऑनेस्ट कह रहे होंगे, जिसकी बेस पर हम उन्हें ऑनेस्ट कह रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं गॉर्डन एल्बर्ट। इनका ये बिलीव है कि although there are common traits useful in describing all peoples, a full understanding of someone's personality was impossible without looking at his or her personal traits। कि हम किसी भी पर्सन की पर्सनल ट्रेड्स को जाने बगैर हम उसकी फुल पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी एक स्केल के थ्रू। अब यहाँ पर इन्होंने एल्बर्ट ने डिफरेंशिएट किया 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल ट्रेड्स। की पर्सनल ट्रेड्स जो होती हैं ये 3 डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और इसमें वो कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास कार्डिनल डिस्पोजिशंस। कार्डिनल डिस्पोजिशंस के अंदर फर्दर आती हैं हमारे पास सेंट्रल डिस्पोजिशंस एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशंस। कार्डियल डिस्पोजिशंस क्या हैं, इन्होंने कहा कि जो हमारे पास ट्रेड्स होती हैं, इट प्लेज अ प्रोवोटल रोल इन virtually everything they do। He referred to such trait as cardinal dispositions। कि कुछ हमारे पास ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो हर जगह हर सिचुएशन में सेम होती हैं और सेम रोल प्ले करती हैं, तो हम उसको कहते हैं कार्डियल डिस्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं सेंटर है इसकी पर्सनैलिटी का, ये सेंट्रल पॉइंट है। तो मेन पर्सनैलिटीज़ बंदे की ऐसी है, सो दैट इज़ द कार्डिनल डिस्पोजिशन। उसके बाद Albert posted that there are 2 other types of dispositions। डिस्पोजिशंस की दूसरी भी 2 और टाइप्स हैं जिसको हम सेंट्रल एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशंस कहते हैं, और ये भी पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि इनका नाम जाहिर कर रहा है कि सेंट्रल डिस्पोजिशंस हैव अ लार्जर इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी। जो हमारे पास सेंट्रल डिस्पोजिशंस हैं इनका हमारी पर्सनालिटी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डिस्पोजिशंस। जो सेंट्रल डिस्पोजिशंस है ये हमारी पर्सनालिटी के ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी डिस्पोजिशंस। अब यहाँ पे ट्रेड थेरीज पे जो मेन क्रिटिसिज्म था वो ये था कि हम दैट दे अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिचुएशन। अब इन्होंने यहाँ पे सिचुएशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको अंडर एस्टिमेट किया है कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं। नोबडी इज़ ऑलवेज कॉन्शियस और फीलिंगली फ्रेंडली। कोई भी बंदा ना तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, हार्ड वर्किंग होता है हर वक्त किसी भी सिचुएशन में, और जहाँ ना ही वो हर सिचुएशन में फ्रेंडली हो सकता है। सो इन्होंने अब कहा कि अब यहाँ पे कुछ और कॉन्टेक्स्ट है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए ताकि हम किसी की भी पर्सनालिटी को और अच्छे से समझ सकें।
उसके बाद आते हैं हमारे पास ये बायोलॉजिकल थेरीज़। बायोलॉजिकल थेरीज़ किस तरह से पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि बायोलॉजिकल थेरीज़ की बात करें तो वहाँ पे जीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जीन्स हैं, केमिकल्स हैं, बॉडी टाइप्स है और फिर कुछ सेंट्रल डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि वो पर्सन क्या है, जो डिस्क्राइब करते हैं दैट हु अ पर्सन इज़। अभी ग्रोइंग बॉडी जो है वो एक एविडेंस होता है, सपोर्ट होता है इस आइडिया का कि ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो शेप अप होती है इन पार्ट बाय जेनेटिक्स। जीन्स में वो चीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक पर्सनालिटी शेप अप हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एसोसिएट करते हैं ट्रेड्स के साथ, ट्रेड्स को जेनेटिक्स के साथ, कि ट्रेड्स आर नॉट नेसेसरीली इनहेरिटेड, कि ट्रेड्स जो हैं वो इनहेरिटेड नहीं होती लेकिन जीन्स में ये चीज़ मौजूद होती है। अब far little evidence exists for the heritability of specific personality traits। बहुत ही लिटल एविडेंस इस बात का मौजूद है कि जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो हमें वो हेरिटेबिलिटी होती हैं, मतलब हमें विरासत में मिलती हैं या जीन्स में मौजूद होती हैं। हेरिटेबिलिटी का हमने ऑलरेडी देखा कि पहले चैप्टर्स में कि क्या इनका रोल होता है, ये किस तरह से बात करते हैं, ट्विन स्टडीज़ करते हैं। उन सारी स्टडीज़ से इनको मिला के ये पता लगा कि जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं ये कुछ हद तक हमारे बाय बर्थ मौजूद होती हैं। अब उनमें से जो इनको ज़्यादा ट्रेड्स मिली, फॉर एग्जांपल कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमें विरासत में मिलती है, इसमें जीन्स का रोल होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी ट्रेड्स होती हैं इस पर डिफरेंट टेम्परामेंट्स से रिलेटेड बात की। इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे 50 to 70% कहते हैं कि इसकी रेंज है जो हमें विरासत में मिलती है या हमारी जीन्स में ये इंटेलिजेंस मौजूद होती है। अब ये कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि जीन्स जो लोगों के टेम्परामेंट्स होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब ये टेम्परामेंट्स में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं वो देख लेते हैं। टेम्परामेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे इमोशनल स्टाइल्स होते हैं। टेम्परामेंट्स क्या हैं, हमारे इमोशनल स्टाइल्स हैं जो और हमारी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि हम किस तरह दुनिया से डील करते हैं। तो ये क्या है, टेम्परामेंट्स हमारे इमोशनल स्टाइल्स हैं। Psychologists and lay people alike have long noticed that infants seem to differ immediately at birth। अब यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट बेबीज जब एट द टाइम ऑफ बर्थ उनको जब ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, तो उन्होंने देखा कि वो सारे बेबीज एक तरह से बिहेव नहीं करते, वो डिफरेंट तरह की इमोशंस शो करते हैं। जब उनको न्यू वर्ड में न्यू स्टिमुलस से उनको वेलकम किया जाता है तो कुछ जो होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं, फेयरफुल होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, सिर्फ माँ के इधर उधर देखते हैं, और कुछ होते हैं बहुत ही खामोश और चुपचाप होते हैं, ना रोते हैं ना कुछ करते हैं, बस खामोश होते हैं। तो इससे साइकोलॉजिस्ट का ये बिलीव बना कि जब बेबीज़ पैदा होते हैं तो उनके अंदर कुछ बाय बर्थ कुछ डिफरेंट टेम्परामेंट्स उनके अंदर मौजूद होते हैं ऑलरेडी, और यही जो टेम्परामेंट्स हैं यही उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, फर्दर उनकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो बच्चा बाय बर्थ कुछ टेम्परामेंट्स के साथ पैदा होता है, दैट मीन्स ये टेम्परामेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं बच्चे के अंदर। फिर हम अर्लीस्ट थेरीज में जो पर्सनालिटी की अर्लीस्ट थेरीज हैं इसमें वो बायोलॉजिकल है, हम सबको पता है, और उसमें एक हिपोक्रेट्स से इनका ये बिलीव था कि पर्सनालिटी वाज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव लेवल ऑफ 4 ह्यूमर्स और फ्लूइड्स इन द बॉडी। अब ये 4 ह्यूमर्स या 4 फ्लूइड्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द ब्लड, सेकेंड इज़ द येलो बाइल, थर्ड इज़ द ब्लैक बाइल एंड थर्ड वन इज़ द एल्बम। अब यहाँ पे हमें पता है कि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना ब्लड लेवल काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह बाकी जो सारे ह्यूमर्स हैं इनका भी अलग अलग डिमॉन्स्ट्रेशन है कि येलो बाइल अगर कम है या ज़्यादा है तो पर्सन किस तरह का होगा, ब्लैक बाइल कम ज़्यादा है तो क्या मसला है, और अगर येलगम का ज़्यादा या कम है तो फिर पर्सन की किस तरह की एक्टिविटी होगी, वो पर्सन किस तरह का होगा। अब इन 4 ह्यूमर्स को आपने खुद सर्च करना है कि इन 4 ह्यूमर्स के कम या ज़्यादा होने से बॉडी में पर्सन की पर्सनालिटी किस तरह की होती है। अब ये हिपोक्रेट की जो थेरी थी ओबियसली टर्न आउट टू बी अनट्रू। अब इसने जो भी ये थेरी दी थी ये अनट्रू थी, उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन एक फ्यूचर में उसने एक थेरी दी, सो उसको हम आज तक याद रखते हैं। He is thought to be one of the first people to recognize that biological factors impact personality। अब ये पहले जो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बात की, हिपोक्रेट का नाम उनमें से आता है, फर्स्ट वन इसमें से, जिसने बताया कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स का पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है।
एक और अर्ली बायोलॉजिकल थ्योरी जो पर्सनालिटी के बारे में दी थी वो दी थी जी विलियम शेल्डन। इन्होंने डिस्क्राइब की थी जी सोमेटोटाइप पर्सनालिटी। सोमेटोटाइप पर्सनालिटी किससे रिलेटेड है? सोमेटो मीन्स बॉडी से रिलेटेड है। इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी जो है वो 3 टाइप्स की होती है और ये जो हमारी 3 टाइप्स की बॉडी है ये हमारी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करती है, डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले हैं जी एंडोमॉर्फ्स, जो फैटी लोग होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, जिनको हम ओबीस भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जी मेसोमॉर्फ्स, मस्कुलर होते हैं, मसल्स बिल्डअप किए होते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स आपने देखे होंगे। और थर्ड वन है जी हमारे पास एक्टोमॉर्फ्स, जो काफ़ी पतले दुबले पतले से होते हैं। अब इन्होंने कहा कि ये जो हमारी डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं ये हमारी बॉडी टाइप के साथ एसोसिएटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ्स कौन होते हैं? जो बहुत पतले दुबले पतले से होते हैं, ये बहुत शाय होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं। मेसोमॉर्फ्स जो ज़रा मस्कुलर होते हैं ये काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और असर्टिव होते हैं। तो अगर इस तरह की बॉडी बंदे को अगर आप इमेजिन करें तो ऐसा ही लगता है कि जो बंदा ज़रा मस्कुलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और असर्टिव भी होता है। और अगर हम एंडोमॉर्फ्स की बात करें जो काफ़ी फैटी होते हैं तो वो काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं और आउटगोइंग भी होते हैं। सो हमने तो अपने एक्सपीरियंस में ऐसा ही देखा है कि ये लोग ऐसे होते हैं। अब ये जो शेल्डन्स की फाइंडिंग्स थी हैव नॉट बीन रेप्लिकेटेड एंड हिज मेथडोलॉजी हैज़ बीन क्वेश्चनड। अब ये जो इनकी मेथडोलॉजी थी इसको क्वेश्चन भी किया गया। इसके अलावा इन एडिशन हिज रिसर्च शोज ओनली अ कोरिलेशन एंड देयरफॉर इवन इफ इट वर फाउंड टू बी रिलायबल एंड वैलिड इट डजंट शो दैट बायोलॉजी शेप्स पर्सनैलिटी। अब इनकी जो रिसर्च की जो मेथडोलॉजी थी वो क्वेश्चनेबल थी कि इन्होंने ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया। अगर रिसर्च के थ्रू भी किया और अगर वो वैलिड है, रिलायबल भी है, तो भी ये कोरिलेशन बताता है कि इस तरह की पर्सनालिटी, बॉडी के लोगों की पर्सनालिटी इस तरह की होती है। यहाँ पे कोई भी बायो का कोई लिंक नहीं है कि हम कहें कि ये बॉडी टाइप जो है ये पर्सनालिटी, बॉडी टाइप जो है बायोलॉजिकल है और उस बायोलॉजिकल की वजह से पर्सनालिटी है। सो बॉडी टाइप का पर्सनालिटी से कोई लिंक नहीं है, ये जस्ट एक कोरिलेशन है जो इन्होंने बताया, जो कि रिसेंट रिसर्चेस शो करती है। इसके बाद आते हैं जी बिहेवियरिस्ट थेरीज। बिहेवियरिस्ट में हमारे पास सबसे पहला नाम है बी एफ स्किनर का। इन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की कि वो पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकें। ताकि इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से लोग ये सोचते हैं कि पर्सनालिटी किस तरह से टर्न आउट हो रही है या पर्सनालिटी को जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं ये सब मीनिंगलेस है। सो बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट, कि आपका इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होगी, आप किस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, किस तरह से आपको रीइंफोर्समेंट मिलती है, किस तरह से चीज़ें एक्सपोज होती हैं आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी पर्सनालिटी को क्रिएट करती हैं। इसी तरह बी एफ स्किनर का ये भी कहना था कि अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज कर दें तो उसके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी भी आल्टर हो जाती है। फिर रेडिकल बिहेवियरिस्ट ने इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो भी सारी बताई गई है इसमें इन्होंने जो कॉग्निशन की इम्पोर्टेंस है उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ये जस्ट इन्वायरमेंट को हम किस तरह से परसीव करें या ऑब्जर्व करें जस्ट उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कॉग्निशन की बात नहीं कर रहे कि हम चीज़ों को परसीव किस तरह से करते हैं, उनके मीनिंग्स किस तरह से निकालते हैं, उनको मेमोराइज़ किस तरह से करते हैं, हमारी इंटेलिजेंस किस तरह का रोल प्ले कर रही थी। तो इस तरह की इन्होंने यहाँ पे कोई बात नहीं की। सो इसी वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो खुद को कोग्निटिव बिहेवियरल या फिर सोशल कोग्निटिव थेरिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो बिहेवियरिस्ट का बात है और जो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं उन दोनों के व्यूज़ को वापस में मिलाते हैं कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है हम पहले उसको परसीव करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। सो इसलिए अब ये दोनों टर्म्स मिल गई हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरी कहते हैं या फिर सोशल कोग्निटिव थेरी कहते हैं इनको। अब सोशल कोग्निटिव थेरीज हैं क्या, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये सोशल कोग्निटिव थेरीज क्या हैं। सो सोशल कोग्निटिव थेरीज में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जो पर्सनालिटी in which we can see that personality melded together. Theorist emphasis on the importance of the environment with cognitive psychologist focus on patterns of thought. अब यहाँ पे क्या है कि जो हम पर्सनालिटी को इकट्ठा कर देते हैं कि जो चीज़ हम इन्वायरमेंट से देख रहे हैं, इन्वायरमेंट का एक रोल होता है, उसकी एक इम्पॉर्टेंस होती है, और दूसरा हमारे थॉट पैटर्न्स क्या हैं। ये दोनों चीज़ें मिल के हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, मोल्ड करती हैं। सो इस तरह के मॉडल्स को हम कहते हैं कि ये सोशल कोग्निटिव या फिर कोग्निटिव बिहेवियरल मॉडल्स हैं। अब यहाँ पर इस तरह के मॉडल पर जो सबसे पहले वर्क किया उसमें नाम आता है जी एल्बर्ट बेंडोरा का। अब इन्होंने कहा, एल्बर्ट बेंडोरा ने,
दैट पर्सनैलिटी इज़ क्रिएटेड बाय एन इंटरेक्शन बिटवीन द पर्सनस ट्रेट्स। अब ये क्या है, पर्सनैलिटी क्रिएट होती है किससे, इंटरेक्शन होता है किस किस चीज़ में, पर्सनस की ट्रेट्स में, इन्वायरमेंट में और पर्सन के बिहेवियर में। मतलब क्या है, अब ये तीन चीज़ें हैं जो मिल के काम करती हैं तो एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब ये जो इसका एल्बर्ट बंडोरा का आइडिया है, ये जो इसने पर्सनैलिटी के बारे में जो सजेस्ट किया है, इसका ये जो मॉडल है ये किस आइडिया पे बेस करता है, ये ट्राइएडिक रेसिप्रोकैलिटी एक आइडिया है, ये उस आइडिया पे ये वाला मॉडल बेस करता है और इस मॉडल को हम रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म भी कहते हैं। सो ट्राइएडिक में हमारे पास तीन चीज़ें, नाम से जाहिर है कि ट्राइएडिक है तो तीन चीज़ें हैं, पर्सन है, इन्वायरमेंट है और पर्सन का बिहेवियर है। पर्सन में पर्सन की ट्रेट्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे ये टर्म्स हमें ये बताती हैं कि ये जितने भी हमने ऊपर तीन फैक्टर्स देखे, पर्सन की अपनी ट्रेट्स, उसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट और उसका बिहेवियर, तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं और ये एक कांस्टेंट होती हैं कि इन तीनों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना ही करना है और एक लूप लाइक फैशन में एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली ये इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक ब्रैड है, वो बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है। This personality trait influences Brad's behavior in that he talks to a lot of people. अब यहाँ पे क्या है कि वो एक फ्रेंडली पर्सन है। फ्रेंडली क्या है, ये एक ट्रेट है। अब ये ट्रेट उस पर्सन को इन्फ्लुएंस करेगी कि वो बिहेव करे, लोगों से टॉक करे, किस तरह से टॉक करे। तो ये सारी अब दोनों चीज़ें क्या हैं, मिलके तीनों चीज़ें मिलके एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं। अब ये क्या है, इट इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट्स इनटू व्हिच ही पुट्स हिमसेल्फ इन दैट ही गोज टू अ लॉट ऑफ पार्टीज़। अब इस इन्वायरमेंट से उसे जो भी फीडबैक मिलता है तो अब उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होता है कि अब उसको बहुत सारी और पार्टीज़ में जाना चाहिए, इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि वो फ्रेंडली है, लोगों से अच्छे से बात कर लेता है, तो अब वो क्या करेगा कि अब उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि वो ऐसे इन्वायरमेंट्स में जाए जहाँ पे वो लोग उससे बात करें, उसके बिहेवियर को अप्रिशिएट करें और वो बहुत सारी पार्टीज़ में एक सेंट्रल पॉइंट बना रहे। सो ये क्या है, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर वर्क कर रही होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैड्स लोक्विशियस बिहेवियर, फ्रेंडली बिहेवियर अफेक्ट्स हिज एनवायरनमेंट। अब उसका जो फ्रेंडली बिहेवियर है वो इस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है जहाँ पर वो पार्टीज़ हो रही हैं, इवन मोर पार्टी लाइक। अब वो जो पार्टी है वो उसका फ्रेंडली बिहेवियर उसको एक मोर पार्टी लाइक एनवायरनमेंट बना देता है। इन एडिशन ब्रैड्स टॉकटिवनेस रीइंफोर्सेस हिज फ्रेंडलीनेस। अब वो जो बहुत ज़्यादा टॉकटिवनेस है तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो फ्रेंडलीनेस है वो और ज़्यादा रीइंफोर्स होती है। जितना ज़्यादा वो बात करेंगे उतना ज़्यादा लोग सोचेंगे कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, या वो खुद अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, मैं लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ। और फाइनली क्या होगा, द एनवायरनमेंट ऑफ द पार्टी रीइंफोर्सेस ब्रैड्स आउटगोइंग नेचर एंड इनकरेज हिम टू स्ट्राइक अप कन्वर्सेशन विद मैनी पीपल। तो अब ये उसका जो फ्रेंडली बिहेवियर है, खुद को फ्रेंडली समझना और फ्रेंडली होना, टॉकटिव होना, तो अब इन सब से क्या होगा कि एक अच्छा माहौल, पार्टी का एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाएगा और वो माहौल अब उनको रीइंफोर्स करेगा कि वो और उनकी जो आउटगोइंग नेचर है वो और ज़्यादा मोटिवेट होगी, खुद को इनकरेज करेंगे कि वो और इन पार्टीज़ में जाएं, लोगों से घुलें मिलें और मुख्तलिफ लोगों से कन्वर्सेशन करें। सो ये एल्बर्ट बंडोरा का पूरा कंसेप्ट था कि एक पर्सन की ट्रेट्स होती हैं, फिर एक इन्वायरमेंट होता है और वो खुद किस तरह का बिहेव कर रहा है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करती हैं और क्रिएट करती हैं। इसके अलावा बंडोरा ने एक और कंसेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं सेल्फ एफिकेसी। हमने लास्ट भी पढ़ा था कि सेल्फ एफिकेसी का कंसेप्ट क्या है, क्या होती है ये। सो पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर ओन एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, whereas people with low self efficacy feel a sense of powerlessness। अब जिनके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी होती है उनको पता होता है कि वो बहुत अच्छे से बहुत मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं, जबकि सेल्फ एफिकेसी जिनमें लो होती है वो समझते हैं कि उनके अंदर पावर नहीं है, वो ये काम नहीं कर सकते या वो ये काम करने के लिए बने ही नहीं हैं। सो बंडोरा ने ये थ्योराइज किया दैट पीपल्स सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी हैज़ अ पावरफुल इफेक्ट ऑन देयर एक्शंस, कि जो हमारी सेल्फ एफिकेसी होती है इसका हमारे एक्शंस के ऊपर बहुत पावरफुल इफेक्ट होता है। सो सेल्फ एफिकेसी का हाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं सोसाइटी में। अब यहाँ पर एग्जांपल है यहाँ पर कि दो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर इक्वल एबिलिटीज़ हैं, इक्वल नॉलेज है और उनमें हम उनके साथ एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो उन दोनों में से एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी सेल्फ एफिकेसी ज़्यादा हाई है वुड एक्सपेक्ट टू डू बेटर, वो एक्सपेक्ट करेगा कि ये जो टेस्ट है वो उसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है एंड देयरफॉर माइट एक्ट इन वेज टू मेक दैट ट्रू, और वो काफ़ी हद तक कोशिश भी करेगा कि वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, इसको वो ट्रू साबित भी करे, इसको सच साबित करे।
तो अब क्या होगा कि वो जो टेस्ट क्वेश्चन होंगे उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उनको समझने की कोशिश करेगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो। सो दैट इज़ द सेल्फ एप्लीकेंट जो लोग होते हैं वो इस तरह से सोचते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और वो वैसा करने की कोशिश भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी जॉर्ज कैले। इन्होंने प्रपोज की एक और थेरी जिसको हम कहते हैं पर्सनल कंस्ट्रक्ट थेरी, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थेरी ऑफ पर्सनालिटी। इनका ये कहना था दैट पीपल इन देयर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड देयर वर्ल्ड डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स। कि लोग किस तरह से दुनिया को समझते हैं, किस तरह से उसको परसीव करते हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का एक अपना सिस्टम होता है, वो खुद ही अपने आप को कंस्ट्रक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या बताते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट है, इसमें पेयर्स होते हैं, एक ऑपोजिट लाजमी होता है साथ कि अगर फ्रेंडली है तो अनफ्रेंडली भी होगा, इसी तरह से फेयर है तो अनफेयर होगा भी होगा किसी सिचुएशन में, स्मार्ट है तो डम भी होगा किसी सिचुएशन में, और अगर एक्साइटिंग है तो मे बी वो डल भी हो सकता है, हर टाइम वो एक्साइटेड नहीं हो सकता। सो पीपल देन यूज़ दीज कंस्ट्रक्ट्स टू इवेलुएट देयर वर्ड्स। तो अब लोग इन कंस्ट्रक्ट्स को यूज़ करते हैं अपने दुनिया में जो हो रहा है, वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको इवेलुएट करने के लिए। अब कैली का ये बिलीव है दैट पीपल्स बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय हाउ दे इंटरप्रेट द वर्ल्ड। ये लोग किस तरह से अपने वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं, ये कैले का बिलीव है और इसने पर्सनल कंस्ट्रक्ट थेरी दी, इसको आपने याद रखना है। अब इसकी थेरी बेस करती है फंडामेंटल पोस्टुलेट पे। अब ये क्या है, दैट एसेंशियली स्टेट दैट पीपल्स बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कोग्निशन। कि लोगों का जो बिहेवियर है वो उनकी कोग्निशन की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, एंड बाय नोइंग how people have behaved in the past we can predict how they will act in the future। अब यहाँ पे क्या है कि लोगों की कोग्निशंस होती है और उसमें उनको इस बात का नॉलेज होता है कि लोग माजी में इस तरह की सिचुएशन को लेके किस तरह का बिहेव करते रहे हैं और हमें फ्यूचर में किस तरह का बिहेव करना चाहिए। कुछ तो उन रूल्स को कंटिन्यू रखते हैं और कुछ उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं था, इसको हमें ठीक करना है। सो जो पास्ट जो भी सिचुएशंस हुई वो या तो फेयर हैं या अनफेयर हैं। फेयर हैं तो अगर उनको फेयर परसीव करते हैं, उनकी कोग्निशन कहती है कि वो फेयर था तो वो उसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर उनको लगता है कि वो अनफेयर था और हमें इसको फेयर करना है तो वो उसको फिर थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में लेके चलेंगे। सो ये है फंडामेंटल पोस्टुलेट या पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। के पर्सन अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है, कोग्निशन करता है, पास्ट एक्सपीरियंस को देखता है और फिर देखता है कि उसने आगे किस तरह का बिहेव करना है या फ्यूचर में किस तरह की चीज़ें चेंजिंग्स आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोच के पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो खुद वो डेवलप करता है। Some of the ideas put forth by social cognitive theories, including Bandora's concept of self-efficacy, are almost like traits that describe an individual's characteristic way of thinking. तो यहाँ पे पर्सन्स की ये जो भी हमने ऊपर पढ़ा ये हमारी वे ऑफ थिंकिंग को बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक फाइनल एग्जांपल है जो हमारे पास सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज में आती है, वो है जूलियन रोटर का कंसेप्ट बहुत फेमस है जिसको हम लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। याद रखना है लोकस ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट रोटर ने दिया था या जूलियन रोटर ने दिया था, ज़्यादा रोटर का नाम लिया जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पर्सन्स का जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो या तो इंटरनल होता है या फिर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। तो पीपल विद इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल फील्स इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स टू देम। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल मीन्स कि जो कुछ भी हो रहा है वो पर्सन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है कि इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ, जो कुछ भी हो रहा है मेरी अपनी वजह से हो रहा है। और वो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं और इनको सक्सेस भी काफ़ी जल्दी मिलती है क्योंकि वो हर चीज़ का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं। जबकि ऐसे पीपल जिनका एक्सटर्नल जो लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, तो एक्सटर्नल से मतलब ये है कि इन लोगों का बिलीव है कि इनकी जो भी लक है वो सारी आउटसाइड फोर्सेस हैं, इन्वायरमेंट है जो इस सारी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, जो इनकी डेस्टिनीज़ को डिटरमाइन कर रहा है। तो उसका खुद का इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, सारा कसूर दूसरे लोगों का है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों की है, वो सारी चीज़ का क्रेडिट दूसरों को दे देते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो भी दूसरों आउटसाइड फोर्सेस की वजह से हुआ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी आउटसाइड फोर्सेस की वजह से हुआ। सो ऐसे लोगों का जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो एक्सटर्नल होता है। अब ये जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इसका पर्सन्स के जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, उनके जो एक्ट्स होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ उसकी अपनी पर्सनालिटी पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि हम जिस तरह का सोचते हैं उसी तरह का एक्ट करते हैं और इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी जो है वो डेवलप होती चलती है और इस चीज़ का हमारी पर्सनालिटी पर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। अब ये ऐसे लोग जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है हर वक्त कंफ्यूज ही रहते हैं
और जो इंटरनल होते हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। एक्सटर्नल वालों को सही आइडिया नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसकी वजह से जा रहे हैं, हु दे आर, वेयर दे आर, हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे हैव टू डू, दे हैव नो आइडिया। अगर आइडिया होता भी है तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता कि कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है इसकी हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल्स। इंटरनल्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दियर होते हैं, पोलाइटली एक्टिव होते हैं और उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल्स। अब ये सारी भी जो फाइंडिंग्स हैं ये भी डेफिनेटली कोरिलेशनल रिसर्च की बेस पर ये सारी फाइंडिंग्स सामने आई हैं कि अगर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो पर्सनालिटी कैसी है, एक्सटर्नल है तो वो किस तरह की पर्सनालिटी है, किस तरह से एक्ट करते हैं, या वो स्कूल में किस तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, या फिर वो हेल्थ वाइज किस तरह के हैं। तो ये सारी क्या है, कोरिलेशनल रिसर्चेस के थ्रू ही ये फाइंडिंग्स सामने आई हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है जी ह्यूमनिस्टिक थेरीज। ह्यूमनिस्टिक थेरीज में भी हमारे पास बहुत सारे पर्सनालिटी के मॉडल्स हैं जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया और इनको हम कहते हैं जी डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक को हम क्या है, ये डिटर्मिनिज्म क्या है, ये एक बिलीव है कि दैट व्हाट हैपन्स इज डिक्टेटेड बाय व्हाट हैज़ हैपन्ड इन द पास्ट। तो अब ये क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है, ये एक ऐसा बिलीव है कि जो हमारे साथ अब हो रहा है ये सारा जो हमारे साथ पास्ट में हुआ उसकी बेस पे हो रहा है। सो अब हमारे पास जो साइको एनालिस्ट हैं, पर्सनालिटी इज डिटरमाइंड बाय व्हाट हैपन टू एन इंडिविजुअल इन हिज और हर अर्ली चाइल्डहुड। कि जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड, अगर साइको एनालिस्ट की बात करें तो साइको एनालिस्ट पर्सनालिटी को कहते हैं कि हमारे साथ चाइल्डहुड में या बचपन में जो कुछ हो चुका होता है, या साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को भी देखें तो उसकी बेस पे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि पर्सनालिटी जो वो इन्वायरमेंट की वजह से होती है। अब यहाँ पर जो हमारी ह्यूमनिस्टिक थेरी है ये कहती है कि नहीं, ना तो इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से होती है, ना इन्वायरमेंट की वजह से होती है। यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्ट करती है फ्री विल। आपकी एक फ्री विल होती है जिसकी वजह से पर्सन खुद चूज़ करता है अपनी डेस्टिनी को और अपनी एबिलिटीज़ को खुद फाइंड आउट करता है। किसके थ्रू? फ्री विल के थ्रू। फ्री विल क्या है? ये एक आइडिया है दैट हैज़ बीन एम्बरेस्ड बाय ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने ये फ्री विल का आइडिया दिया और हम इस ह्यूमनिस्टिक थेरी को थर्ड फोर्स भी कहते हैं, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। और ये साइको एनालिटिक एंड बिहेवियरिस्ट मॉडल्स के अगेंस्ट हमारे पास ये सामने आई थी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक थेरी ऑफ पर्सनैलिटी व्यू पीपल एज innately good and able to determine their own destinies through the exercise of free will। जब लोगों के पास फ्री विल होती है तो ही वो innately वो गुड होते हैं, अपनी डेस्टिनीज़ को वो डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन किसके थ्रू? अगर वो फ्री विल की कॉन्टीन्यूसली एक्सरसाइज करेंगे थ्रू। तो सो दिस साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स। और इनका ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस है वो कहाँ पे? पीपल्स के अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और उनकी फीलिंग्स की बेस पर। और इन्होंने फोकस किया ज़्यादातर पर्सन के सेल्फ कंसेप्ट पर और सेल्फ एस्टीम पर। पहले हमने सेल्फ एफिकेसी देखा, अब यहाँ पे क्या है? सेल्फ कंसेप्ट है और सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? सेल्फ कंसेप्ट इज अ पर्सन्स ग्लोबल फीलिंग्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सेल्फ कंसेप्ट डिवेल्प्स थ्रू अ पर्सन्स इन्वॉल्वमेंट विद अदर्स, स्पेशली पेरेंट्स, एंड समवन विद अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट इज लाइकली टू हैव अ हाई सेल्फ एस्टीम। अब ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि सेल्फ कंसेप्ट तो सबसे पहले हमें पता है कि ये ग्लोबल फीलिंग्स हैं कि हम खुद को किस तरह से सोचते हैं और हम खुद को दूसरों के साथ किस तरह से इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट डेवलप होता है। और अगर हमारा सेल्फ कंसेप्ट पॉजिटिव है, हाई है, अच्छा है, अपने बारे में हम ग्लोबली अच्छा सोचते हैं, तो डेफिनेटली हमारी सेल्फ एस्टीम भी बहुत ज़्यादा हाई है। अब हमारे पास टू मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हम सबको पता है, अब्राहम मैस्लो हैं एंड कार्ल रॉजर्स हैं। इन दोनों का नाम है और इन दोनों ही लोगों का ये ख्याल था कि पीपल आर मोटिवेटेड टू रीच देयर फुल पोटेंशियल और सेल्फ एक्चुअलाइज, कि लोग सेल्फ एक्चुअलाइज या अपने फुल पोटेंशियल को रीच करते हैं। उसके लिए मैस्लो ने डेवलप की थी हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसको हमने मोटिवेशन के चैप्टर में पढ़ा। इसी तरह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का हमें पता है कि ये हायरार्की में टॉप पर ये लाई करती है। और जो रॉजर्स हैं इन्होंने क्रिएट की थी सेल्फ थेरी, ठीक है, रॉजर्स को याद रखना है, इन्होंने सेल्फ थेरी क्रिएट की थी। और इनका ये मानना था कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम अगर इनेटली गुड भी हैं तो
हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं ताकि हम फर्दर इंटरेक्ट कर सकें दूसरे लोगों के साथ, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड हम सबको मिले। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अगर फॉर एग्जांपल मदर और पेरेंट्स का अगर हम रिलेशन लेते हैं तो मदर एंड पेरेंट्स का आपस में रिलेशन काफ़ी अनकंडीशन होता है। मदर्स का, पेरेंट्स का अपने बच्चों को लेके जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी अनकंडीशन होता है कि वो छोटी छोटी बात पर खुश हो जाते हैं, बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, तो क्या है, अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे को सिर्फ उसी वक्त प्यार करते हैं जब वो अपने स्कूल में हाई ग्रेड्स लेकर आता है या फिर वो कोई अच्छा एक्ट करता है अपने दोस्तों के साथ या करती है, तो फिर हम बच्चे को प्यार करते हैं। मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम ये मैसेज दे रहे हैं अपने बच्चों को कि आपको ये जो प्यार मिल रहा है ये कंडीशनड है आपके एक्ट्स के साथ। तो अब ये क्या है, ये कंडीशन है। लेकिन अगर हम इससे पहले वाली स्टेज है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, छोटी छोटी बात पे उनको प्यार करना और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप उसको पॉजिटिवली रिगार्ड करें, उसको अप्रिशिएट करें, देन दैट इज़ अनकंडीशन। लेकिन अगर आप इस तरह की अचीवमेंट्स पे अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो फिर वो अनकंडीशन नहीं रहता, वो कंडीशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैस्लो कहते हैं कि अगर हमें एक पहली जो हमारी बॉटम पे जो नीड है, अगर हम उसको सबसे पहले पूरा करेंगे तो ही हम अपवर्ड मूव कर सकते हैं। रॉजर्स का ये बिलीव है कि पीपल मस्ट फील एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू मेक स्ट्राइड्स टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि सबसे पहले तो जो पर्सन है ये हायरार्की की जो नीड्स हैं ये सारी तो फुलफिल हो सकती हैं, लेकिन उस पर्सन के जो एक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है, तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच सकेगा। सो ये मकसद था रॉजर्स ने जो सेल्फ थ्योरी क्रिएट की थी कि अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड जब तक उसको नहीं मिलेगा वो उस टॉप लेवल पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे नहीं पहुँच सकेगा। सो ये दोनों थेरीज मिलकर इस तरह से पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। फिर भी ह्यूमनिस्टिक थेरीज जो है पर्सनालिटी की, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो ह्यूमन नेचर है उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया, बाकी सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दी। इफ़ अगर पीपल इनेटली गुड हैं और स्ट्राइविंग टू डू देयर बेस्ट, और वो अपना बेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं, तो फिर इस बात को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ऐसे लोगों की रेंज भी मौजूद है जो बहुत ही टेरिबल एक्ट्स करते हैं। तो वो फिर क्या है, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है कि पीपल्स आर इनेटली गुड एंड स्ट्राइविंग टू डू देयर बेस्ट, लेकिन ये इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करते कि वो भी डिफरेंट सिचुएशंस में जाके इतने टेरिबल एक्ट क्यों करते हैं। सो इन सारी थ्योरीज़ को अगर हम सम अप करें तो साइको एनालिटिक थ्योरी जो मेजर थ्योरीज हैं ये फ्रॉइड ने दी। की कंसेप्ट क्या था कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, और रूट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, अनकॉन्शियस है। ह्यूमनिस्टिक में हमारे पास जो मेजर थ्योरिस्ट हैं वो रॉजर्स एंड मास्लो हैं। इनका की कंसेप्ट है फ्री विल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फ्री विल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इनकी पर्सनालिटी की रूट्स कौन सी हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं अबाउट सेल्फ। फिर हमारे पास एक ट्रेड पर्सपेक्टिव आता है, इसमें मेजर थ्योरिस्ट कोस्टा एंड मैक्री का हमने जिक्र किया। इसमें बिग 5 फैक्टर एनालिसिस एंड 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स इसमें आते हैं, और इसमें क्या है, इस्टेब्लिश्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, हमारे पैटर्न्स हैं बिहेवियर्स के जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं। सोशियो कोग्निटिव, इसमें हमारे पास पेंडोरा का नाम है, मेजर थ्योरिस्ट हैं, और इन्होंने जो की कंसेप्ट था वो था ट्रायडिक रेसिप्रोकलिटी, एंड यहाँ पे हम वेज ऑफ थिंकिंग, जो हम किस तरह से थिंक करते हैं, ये है पर्सनालिटी की रूट्स। फिर हमारे पास आती हैं जी असेसमेंट टेक्निक्स के। हमारे पास पर्सनालिटी को असेस करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जितने भी हम टेस्ट यूज़ करते हैं पर्सनालिटी को असेस करने के लिए, उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। रिलायबिलिटी का हम सबको पता है कि रिलायबिलिटी इज़ ऑफन लिंक्ड टू कंसिस्टेंसी, कि जो आपका स्केल है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसको आप किसी भी सिचुएशन में जहाँ भी उस स्केल को अप्लाई करें वो रिलायबल हो। इसीलिए कहा जाता है कि री मीन्स दोबारा से हम अगर अप्लाई करें तो हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिले, चाहे वो एक्यूरेट ना हो। और वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी ऑन द अदर हैंड मीन्स एक्यूरेसी, कि हम जो चीज़ मेजर करना चाह रहे हैं वो उसी को मेजर करें एक्यूरेटली। सो वैलिड टेस्ट मेजर्स व्हाट इट सपोर्ट्स टू मेजर। तो जो ये डिस्क्राइब करता है स्केल कि अगर वो सेल्फ एफिकेसी को मेजर कर रहा है तो सेल्फ एफिकेसी ही देखे, अगर डिप्रेशन या स्ट्रेस है तो डिप्रेशन या स्ट्रेस को ही देखे, रिजेक्शन है तो वो रिजेक्शन ही मेजर कर रहा हो, तो दैट इज़ वैलिडिटी। सो हम इसको मोर डिटेल में हम देखेंगे जब हम टेस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम इन वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के फर्दर टाइप्स को भी डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं।
अब हम सबको पता है कि जितने भी हमारे पास पर्सनालिटी को असेस करने के जितने भी मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस हैं उन सबको मेजर करने की। और इसमें जो बहुत ज़्यादा मोर कॉमन वेज हैं पर्सनालिटी को असेस करने के, उसमें सबसे पहला हम सबको पता है प्रोजेक्टिव टेस्ट है। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है? ये ज़्यादातर साइको एनालिस्ट इस टेस्ट को यूज़ करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट को, क्योंकि साइको एनालिस्ट हैं जो अनकॉन्शियस पे वर्क करते हैं और प्रोजेक्टिव टेस्ट भी अनकॉन्शियस जो हमारे फीलिंग्स होती हैं अनकॉन्शियसली उसको ये इनमें यूज़ किया जाता है। जैसे हमने देखा प्रोजेक्ट क्या होता है, हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट में हमारे पास पहला टेस्ट है जी रॉशा-इनफ्लॉक टेस्ट, जिसमें हमारे पास एम्बिगुअस स्टिमुलस होता है। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एम्बिगुअस स्टिमुलस होता है, जिसको स्टिमुलस हमारे सामने है, हमने उसको इंटरप्रेट करना होता है कि ये स्टिमुलस है क्या। और दूसरा है हमारे पास होता है जी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट TAT। इसमें भी बहुत नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं जिसमें पिक्चर्स होते हैं। यहाँ पे पर्सन या पीपल कहाँ पर होते हैं, इंडिविजुअल सिचुएशन में होते हैं। सो रॉशा-इनफ्लॉक टेस्ट में क्या है, हम एक इंक ब्लॉट्स होते हैं और वो लोगों को दिखाते हैं, एक सीरीज़ होती है उसकी, उनसे कहते हैं कि वो हमें बताएं कि उन्होंने क्या देखा। तो क्या है, हम उनको क्या दिखा रहे हैं, एम्बिगुअस स्टिमुलस दिखा रहे हैं। थीमेटिक परसेप्शन में बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं जिसमें पर्सन्स या पीपल्स, बहुत सारे लोग डिफरेंट एम्बिगुअस सिचुएशंस में मौजूद होते हैं और लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है इस पिक्चर में, उसको डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पे क्या है, सिचुएशन है और पहले में स्टिमुलस है। अब ये दोनों ही जो टेस्ट हैं, इंक्लॉड्स है, ये TAT कार्ड्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एम्बिगुअस हैं, मतलब क्लियर नहीं है, कुछ शक शुबा है उनमें कि आखिर इसमें हो क्या रहा है और हमने खुद इंटरप्रेट करना है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम इन दोनों टेस्ट की जब इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इससे हमें लोगों के अनकॉन्शियस थॉट्स का पता लगता है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि लोग अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को प्रोजेक्ट कर देते हैं उस एम्बिगुअस सिचुएशन पे या उस एम्बिगुअस स्टिमुलाई पे। फॉर एग्जांपल, ऐसा पर्सन जो कि अनकॉन्शियसली एग्रेसिव इम्पल्सिस हैं उसके अंदर मौजूद, तो वो कुछ वायलेंट थीम डिस्क्राइब करेगा TAT के अंदर। और यहाँ पे जब हम स्कोरिंग करेंगे उस प्रोजेक्टिव टेस्ट की, तो हम ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है उसको स्कोरिंग करने का। फॉर एग्जांपल, अगर हम रोशा टेस्ट अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लोग डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, कि उन्हें जानवर नज़र आ रहे हैं या कोई परिंदा नज़र आ रहा है या फिर कोई ह्यूमन नज़र आ रहा है या फिर कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये भी साथ साथ देखते हैं कि वो कार्ड को किस तरह से होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने, और वो वहाँ पे किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, वो पूरे प्लॉट को फोकस कर रहे हैं या फिर उसके किसी एक पोर्शन को फोकस कर रहे हैं, कार्ड को कितनी दफ़ा पलट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उस सारी चीज़ों को लेके हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो इसलिए कहा जाता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये अनरिलायबल है, क्योंकि इसकी एक तो इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, और रिलायबल है या नहीं है इसका भी कोई पता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं तो इंटरव्यू में भी हमें नहीं पता होता कि वो रिलायबल है या वैलिडिटी है या नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारी बायसनेस भी शो हो सकती है। उसके बाद ही हमारे पास बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो पर्सनालिटी असेसमेंट के टेस्ट जो यूज़ होते हैं वो हैं जी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज का मतलब, इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक स्केल है और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको मेजर किया जा रहा है, तो उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। स्केल में क्या होता है, स्केल में जस्ट एक ही है। अगर सेल्फ कंसेप्ट है तो जस्ट हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में ही क्वेश्चन हैं। इन्वेंट्री में अगर हमारे पास जैसे 16 PF है तो वो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। MMPI की बात करें तो वो भी इन्वेंट्री है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी पर्सनालिटी के फैक्टर्स को मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इन्वेंट्री कहते हैं। अब ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लोग खुद अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। Many different kinds of psychologists such as humanistic psychologist, state theorist and cognitive behavioral psychologist might use self-report inventories as one means by which to gather data about someone. So जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट साइकोएनालिस्ट यूज़ करते हैं और सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज कौन यूज़ करते हैं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, कोग्निटिव बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेड थियरिस्ट सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज को यूज़ करते हैं ताकि वो किसी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में डाटा इकट्ठा कर सकें। सो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं इनको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, और इसमें जो लोगों के स्कोर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, उनके आंसर जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि वो किस तरह की उन लोगों की पर्सनैलिटी है।
इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं बायसनेस के। जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू में अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो एक सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है जहाँ पे हम सब्जेक्टिवली जो रिलायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इसमें बायसनेस के डोर्स थोड़े ओपन हो जाते हैं कि हम वहाँ पे कुछ अगर लिख रहे हैं तो हम बस हो सकता है कि कोई की पॉइंट ऐसा हो जिसको हम रिकॉर्ड ना करें और वो मिस हो जाए, हम वही लिखें जो हम लिखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर हम इस तरह से सब्जेक्टिवली इंटरव्यू के थ्रू अगर हम असेस करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा और वैलिड डाटा आ जाता है। सो ये दोनों तरह के बायसनेस भी होती है, लेकिन वैलिड डाटा मिल जाता है अगर हम अच्छे से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट करें तो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI 2। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो मोस्टली जगह पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कम्प्लीटली या ऑनेस्टली आंसर नहीं देते ऑनेस्ट आंसर नहीं देते। तो इसमें एक लाइव स्केल मौजूद होता है कि जिससे ये डिटेक्ट हो जाता है कि पर्सन जो है वो ऑनेस्ट है या नहीं है, उसने ऑनेस्टली आंसर्स दिए या नहीं दिए। अब मिनेसोटा MMPI में कौन कौन से स्केल्स हैं इसके नाम आपने लिखने हैं और कौन कौन से इसके अंदर स्केल्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनको हम मेजर करते हैं और उन स्केल्स के नाम क्या हैं ये आपने लिखने हैं खुद। जो हमारे पास रेडिकल बिहेवियरिस्ट हैं वो कहते हैं, वो इन सारे मेथड्स को रिजेक्ट करते हैं कि वो कहते हैं कि लोगों की पर्सनालिटी को मेजर करने का एक ही तरीका है कि आप उनके बिहेवियर को असेस करें। सो अगेन अ नंबर ऑफ अदर काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट cognitive, for example cognitive behavioral ones would utilize observation of a person's behavior as one way to gather data। तो हमारे पास जो cognitive behavioral साइकोलॉजिस्ट हैं वो अगेन उसी जोर पे इसी बात पे एम्फेसाइज करेंगे कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें, तभी आप उसकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं कि वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से पर्सन बिहेव कर रहा है। अब इसमें लास्ट में हमारे पास एक और टर्म आती है जी, बैडनम इफेक्ट। बैडनम इफेक्ट क्या होता है, कौन बताएगा? बैडनम इफेक्ट हमारे पास एक फेमस सर्कस ऑनर थे जिनको हम कहते हैं P.T. बैडनम, उनके नाम पे इसको रखा गया था और इनका बहुत फेमस कॉल भी था, देयर इज अ सकर गॉड एवरी मिनट। उसके बाद ये बैडनम इफेक्ट सामने आया था और ये बैडनम इफेक्ट क्या होता है जिसको एस्ट्रोलॉजर्स, साइकिक्स और फॉर्च्यून टेलर्स जो हैं इस इफेक्ट का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी लेते हैं। सबसे पहले तो होती है बैडनम स्टेटमेंट। बैडनम स्टेटमेंट क्या होती है कि हम कोई एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं कि जितने भी ब्लैक पीपल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं फ्राइड चिकन, ठीक है, या फिर जो हमारे अपर एरियाज या बर्गर फैमिलीज़ के लोग हैं वो बर्गर फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अब ये क्या है, ये एक बैडनम स्टेटमेंट है कि हमें खुद को पता है कि हमें ये चीज़ पसंद है तो हम उसको सबके ऊपर जनरलाइज कर देते हैं, फिर पूछते हैं हाँ ऐसा ही है ना, तो सब उसमें सर हिला देते हैं यस यस बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या है, बैडनम स्टेटमेंट है। तो जब कोई भी इंडिविजुअल इस बैडनम स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बिल्कुल ट्रू है तो इसको हम कहते हैं बैडनम इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं, तो ये हमारे इस बैडनम इफेक्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं हमारे कामों का, कि वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और हम उसको सच मान लेते हैं कि इसने जो कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि पहले भी मैंने देखा ऐसा हुआ और अभी ऐसा ही होगा और जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये क्या होता है, बैडनम इफेक्ट होता है कि जो बैडनम स्टेटमेंट दे दी जाती है हम उसको सच मान लेते हैं। तो ये एक वाहिद कल्चर है जहाँ पे हमारा पाकिस्तानी जो वाहिद कल्चर है जहाँ पे लोग जो हैं वो हमेशा गलत तरीके यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक बैडनम स्टेटमेंट है और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो दैट इज़ अ बैडनम इफेक्ट। और अब हम क्या कहते हैं, हम एग्रीमेंट में अपना हेड भी नोट कर देते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं बैडनम इफेक्ट, और इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, साइकिक्स एंड फॉर्च्यून टेलर्स, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी उठाते हैं कि लोग उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि पीपल्स हैव द टेंडेंसी टू सी देमसेल्व्स इन वेग स्टॉक डिस्क्रिप्शंस ऑफ पर्सनालिटी, कि लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि उनकी पर्सनालिटी के बारे में कोई अगर कोई स्टॉक डिस्क्राइब कर देता है या उसको किसी वेग सिचुएशन में रख देता है और उसके बारे में कोई भी बात बता दी जाती है तो वो उस पर यकीन कर लेते हैं। सो दैट इज़ द बैडनम इफेक्ट। अब पर्सनैलिटी क्या है, अब हमें ये सब सारा पढ़ के ये पता लग गया कि पर्सनैलिटी हैज़ प्रूव्ड डिफ़िकल्ट टू डिफाइन। पर्सनैलिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली कि एक्चुअली पर्सनैलिटी है क्या,
हम इसको बहुत कम मेजर कर सकते हैं। कन्फ्रंटेड विद पीपल हु ऑफर यू क्विक बैड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर लाइफ और फ्यूचर। तो जब भी अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ मिलें जो आपको कहें कि वो बहुत ही क्विक आपकी लाइफ के बारे में आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपके फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, आप किस तरह की पर्सनालिटी रखते हैं, वो आपसे कहते हैं कि आपको बता सकते हैं, सो यू हैव टू बी स्केप्टिकल, कि आपको वहाँ पे अब थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना है कि पर्सनालिटी इतनी आसान नहीं है डिफ़ाइन करना जितना लोग कह देते हैं कि वो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्च्यून टेलर्स या फिर एस्ट्रोलॉजर्स। सो ये है जी हमारा पर्सनालिटी का चैप्टर। कल हम इसकी इंशाल्लाह असेसमेंट करेंगे, इसका टेस्ट होगा और नेक्स्ट हम 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग का। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क।